हमारी डिस्कशन जो है वो ओपन फ्लो जो स्विचेस हैं उसके बारे में होगी कि हमारे पास कौन कौन से ओपन फ्लो स्विचेस हैं, कितने टाइप्स के हैं। मेनली हमारे पास तीन किस्म के ओपन फ्लो स्विचेस हैं। एक हमारे पास है हार्डवेयर बेस्ड ओपन फ्लो स्विच है। आप ये देखें, पहली जो टाइप है हार्डवेयर बेस्ड ओपन फ्लो स्विच है। इसके साथ सॉरी, स्क्रीन आ रही है? जी सर। आ रही है स्क्रीन? अच्छा, तो हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड ओपन फ्लो स्विचेस हैं, और दूसरी जो है टाइप हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड ओपन फ्लो स्विचेस है, और तीसरी हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच है हमारे पास। हार्डवेयर बेस्ड ओपन फ्लो स्विचेस हमारे पास वो स्विचेस हैं जो कि हमारे पास कमर्शियल वेंडर जो हैं वो उन्होंने बनाए हैं। मिसाल के तौर पे जब हमारे पास ओपन फ्लो या एसडीएन टेक्नोलॉजी पे काम हुआ और उसके लिए क्यों जो कंट्रोलर्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं स्विचेस के साथ थ्रू ओपन फ्लो प्रोटोकॉल, तो उसके लिए जो हार्डवेयर वेंडर्स हैं जैसे एचपी है, जूनिपर है, जो पॉपुलर जो बनाने वाले हैं स्विचेस बनाने वाले वेंडर्स हैं, उन्होंने स्विचेस जो हैं बनाए हैं। अब उसके अंदर हमारे पास जो हार्डवेयर बेस्ड स्विचेस होते हैं उसके अंदर ये होता है कि अगर आपने उसके अंदर कोई फीचर ऐड करना है तो फिर उसके लिए एक इशू ये होता है कि आपने उसके फर्मवेयर को अपग्रेड करना होता है। हाँ, शुरू में हमारे पास बेसिकली ये फर्मवेयर होता है, ये जो भी डिवाइस होती है उसके अंदर जो रोम होती है उसके अंदर ये फर्मवेयर मौजूद होता है। शुरू में जो हमारे पास डिवाइसेज चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम है, स्विचेस हैं, वो आते थे तो उसमें फर्मवेयर को अपग्रेड करना तो नहीं नहीं कर सकते थे। एक दफ़ा राइट हो गया नहीं हो सकते, अभी हो सकता है लेकिन स्टिल इतना आसान नहीं है, उसमें इशूज आते हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो हमारे पास दूसरी जो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो अच्छी बात है हार्डवेयर बेस्ड स्विचेस की है तो वो ये है कि ये जो स्विचेस हैं इनकी स्पीड जो है वो बड़ी अच्छी होती है। तो जो हार्डवेयर बेस्ड ओपन फ्लो स्विचेस हैं इनकी स्पीड हम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये इसका एक फ़ायदे की बात है कि जो हमारे पास इनकी स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड, वो कंपैरेटिवली और स्विचेस के जो हार्डवेयर बेस्ड ओपन फ्लो स्विचेस हैं उनकी स्पीड अच्छी होती है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है कि जी स्पेस का प्रॉब्लम। स्पेस का प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ये जो हार्डवेयर बेस्ड स्विचेस होते हैं इसके अंदर स्पेस लिमिटेशन होती है। स्पेस लिमिटेशन इन द सेंस कि यहाँ इसके अंदर जो फ्लो टेबल्स होते हैं, जो ओपन फ्लो स्विचेस हैं उनके अंदर फ्लो टेबल के अंदर इंट्रीज होती हैं। जैसे हमारे पास ट्रेडिशनल डिवाइसेस जो थी स्विच राउटर से उसके अंदर राउटिंग टेबल होते थे, इसमें फ्लो टेबल होते हैं। तो फ्लो टेबल जो है उसके लिए बेसिकली इस्तेमाल होते हैं कैम मेमोरी। कैम मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से इन स्विचेस के अंदर जो मेमोरी लिमिटेड होती है तो इस वजह से फ्लो इंट्रीज भी लिमिटेड आती हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1500 फ्लो इंट्रीज इसमें आ सकती हैं, तो जो इसकी एक लिमिटेशन है। जो हार्डवेयर बेस्ड जो स्विचेस हैं ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा इसके अंदर जो इशू है वो है कि ये स्विचेस जो हैं इनको इनके अंदर कोई प्रोटोकॉल पहले से जो वर्जन था, फॉर एग्जांपल ओपन फ्लो का जो वर्जन था 1.0 था, तो इसको अपग्रेड करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जिसके अंदर आपको ओपन फ्लो का वर्जन 3.0 चाहिए या उससे अगले वर्जन चाहिए, तो उसके लिए अगर आपने इसको अपग्रेड करना है हार्डवेयर बेस्ड स्विच को तो वो इतना आसान नहीं होगा। तो हमारे पास जब ये ओपन फ्लो वर्जन के स्विच जब के ओपन फ्लो वर्जन जब चेंज हो जाते हैं तो उससे स्विच पे क्या फर्क पड़ता है, कोई बता सकता है? जब हमारे पास ये ओपन फ्लो वर्जन 1.0 है, अगर इसके बजाय 3.0 है या कोई दूसरा वर्जन है, तो इससे स्विच पे क्या फर्क पड़ेगा? सर जरूरी है कि उसमें नए फीचर्स होंगे, हाँ, उसमें जो है फीचर्स फिर कम मतलब होंगे। उसमें जी, हमारे अब पास सर वो जी, 1.2 मतलब स्पेस ज्यादा होगा, डायनामिक हो सकता है, राउटिंग चेंज होगी, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अच्छा बिल्कुल, ये हमारे पास जो ओपन फ्लो के डिफरेंट वर्जन आए हैं शुरू में उसमें फीचर्स कम थे, जितने नए वर्जन आते गए हैं तो उसमें हमारे पास उसके अंदर नए फीचर्स आते गए, तो ये इसके अंदर इशू होगा हमारे पास। ये हमारे पास होगी हार्डवेयर बेस्ड जो ओपन फ्लो स्विचेस हैं उसकी बात होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास है सॉफ्टवेयर बेस्ड ओपन फ्लो स्विचेस।
सॉफ्टवेयर बेस्ड जो ओपन फ्लो स्विचेस हैं वो हमारे पास सॉफ्ट स्विचेस हैं। ये ऐसे स्विचेस हैं कि ये हार्डवेयर स्विचेस नहीं है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर स्विचेस हैं। और इन स्विचेस को आप किसी भी सिस्टम पे नॉर्मली आप एक आपके पास सिंपल कंप्यूटर पीसी है तो आप उसमें भी इसको रन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो स्विचेस होते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विचेस, ये सिंपल कंप्यूटर पे भी आप इनको रन कर सकते हैं। आपके पास सिंपल पीसी है, लैपटॉप है, उस पर भी आप इसको रन कर सकते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी जो शुरू में बहुत ज़्यादा थी सॉफ्टवेयर बेस्ड ओपन फ्लो स्विचेस की, ये हमारे पास जो क्लाउड इन्वायरमेंट है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो है इसको ये बहुत ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास जो वर्चुअल मशीन्स हैं उन वर्चुअल मशीन्स की जो है आपस में कनेक्टिविटी, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विचेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो विजुअलाइज इन्वायरमेंट अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, विजुअलाइजेशन इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे आपके पास आप लोग भी यूज़ करते हो ये मिनीनेट, अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको एक वर्चुअल नेटवर्क मिलता है जिसके अंदर वर्चुअल होस्ट होते हैं, वर्चुअल स्विचेस होते हैं और आप एक वर्चुअल नेटवर्क बनाते हो। तो ये वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विच इस्तेमाल होते हैं। आप इस स्विच को अपने एक लैपटॉप में इंस्टॉल करके आप मल्टीपल अगर आपके पास वर्चुअल मशीन्स हैं तो उसको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरह से आपने सिंपल टोपोलॉजी मिनीनेट में बनाई है, एक स्विच होता है, दूसरे साथ दो होस्ट होते हैं, तो आप जब उसको आप अटैच करते हो दरमियान में जो स्विच होता है वो आपका सॉफ्टवेयर स्विच होता है, ठीक है ना। इस दूसरी जो है हमारे पास जो इसके अंदर प्रॉब्लम थोड़ी सी है सॉफ्टवेयर स्विचेस में, वो ये है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो रिलेटिवली हार्डवेयर स्विचेस से स्लो होती है। उसकी वजह क्या है कि परफॉर्मेंस लो होती है कि हमारे पास इसमें सारी फंक्शनैलिटी स्विच की जो है वो सॉफ्टवेयर में होगी। दूसरा, जब आप इसको पीसी पे रन करते हो या किसी डिवाइस पे रन करते हो तो उसमें और भी बहुत सारे प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस भी जो है रिसोर्सेज लेने के लिए कम्पीट करेगा, ये जो प्रोसेसेस होंगे सॉफ्टवेयर स्विचेस के। तो इस वजह से ये कंपैरेटिवली इसकी स्पीड कम होगी। और इसके अलावा जो फ़ायदे की बात है वो ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर स्विचेस होते हैं इसकी मेमोरी ज़्यादा होती है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो एंट्रीज आप इनके फ्लो टेबल्स में इंस्टॉल कर सकते हो सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विचेस में। तो इसकी वजह क्या है, कोई बता सकता है? आपके जहन में क्या आ रहा है कि क्यों सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विचेस में जो फ्लो टेबल्स होंगे उनमें जो फ्लो एंट्रीज है वो ज़्यादा होंगी? इसके मुकाबले में हमने ऊपर हार्डवेयर बेस्ड ओपन फ्लो स्विच को देखा तो उसमें हमने कहा नहीं जी उसके अंदर तो लिमिटेड स्पेस सर होगी। हाँ जी। सर ये हमारे पास डिसेंट्रलाइज है, ये हर एक स्विच पे सर इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, हाँ जी। हमने ऊपर बात की ना कि हार्डवेयर बेस्ड स्विचेस में मेमोरी लिमिटेड होती है, तो इस वजह से वहाँ पे फ्लो टेबल का साइज भी लिमिटेड होगा। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विचेस में हम कह रहे हैं कि भाई इसकी जो मेमोरी है मतलब इसमें ये मसला नहीं होगा कि आप ज़्यादा एंट्रीज भी आप इसमें हो सकती है इनके फ्लो टेबल में। उसकी वजह ये है कि आप जैसे हमने बात की कि ये आप एक सिंपल आपके पास पीसी है, इंटेल का कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और एक विजुअलाइज नेटवर्क बना सकते हो। तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे जब ये हम इसको यूज़ करेंगे अपने लैपटॉप में या किसी और सिस्टम में या सर्वर में कहीं भी, तो वहाँ पे हमारे पास अच्छी खासी रैम होती है, ठीक है। और वो अच्छी खासी रैम होती है जीबीज में होती है, 16 GB हो सकती है, 32 GB हो सकती है, और सर्वर में तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। नॉर्मली हमारे सिस्टम में 16 GB तक रैम होती है, तो हम वो 16 GB रैम या 32 GB रैम इसमें बहुत ज़्यादा एंट्रीज फिर हमारे पास आ सकती हैं इनके फ्लो टेबल्स में। लेकिन इसके मुकाबले में दूसरा जो नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एंट्रीज होंगी वो रैम में होंगी, ठीक है, और वहाँ पे हार्डवेयर बेस्ड स्विचेस में जो फ्लो टेबल्स होंगे वो उसके लिए कैम मेमोरी इस्तेमाल होती है और वो एक्सपेंसिव होती है। तो इन दोनों में फिर फ़र्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज ज़्यादा हो जाएंगी लेकिन जो हार्डवेयर बेस्ड स्विचेस है वहाँ पे एंट्रीज हमारे पास कम है। तो यहाँ पे एंट्रीज ज़्यादा होने से नुकसान कोई होगा कि जो हार्डवेयर बेस्ड स्विचेस में नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज तो ज़्यादा हैं लेकिन इसका एक नुकसान है। परफॉर्मेंस लो होगी ना सर, हाँ, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस लो होगी। क्यों परफॉर्मेंस लो होगी? इंक्रीज ज्यादा है ना सर। हाँ, पर ये भी चले सही है, और ये भी कि हमारे पास यहाँ पर रैम इस्तेमाल हो रही है।
तो हमारे सिस्टम की जो रैम है उसकी स्पीड तो बिजी ऑलरेडी, हो जाएगा फिर। हाँ बिजी, और रैम की स्पीड एज कम्पेयर टू जो कैम मेमोरी है उससे हमारे पास रैम की स्पीड कम है। जिस तरह से अगर मैं मिसाल लूँ कि हमारे पास रैम है और उसके मुकाबले में प्रोसेसर के अंदर कैशे मेमोरी है, तो रैम की स्पीड तो अच्छी है, लेकिन अगर उसको कंपेयर किया जाए कैशे मेमोरी से तो फिर उसकी स्पीड कम है। तो इसी तरह से जो कैम मेमोरीज होती हैं जो स्विचेस में इस्तेमाल होती है उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसी वजह से वो एक्सपेंसिव भी है। और ये रैम जो है एज कम्पेयर टू रैम जो है कैम जो है रैम की स्पीड कम होगी, ये होगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर स्विचेस के अंदर है वो ये है कि ये सॉफ्टवेयर स्विचेस आपके पास अंडर एक्टिव डेवलपमेंट होते हैं। मतलब इसके अंदर नए नए फीचर्स बहुत जल्दी से आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आप सॉफ्टवेयर बेस्ड जो स्विचेस है उसमें आपने जो चेंजेस लानी है या इम्प्रूवमेंट लानी है वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। और अगर आपने हार्डवेयर के अंदर लानी है तो हार्डवेयर के अंदर उसके कंपोनेंट को के अंदर चेंजेस करना और इंडस्ट्री को उस जो नए फीचर्स हैं उसको ऐड करना, ये इसमें टाइम लगेगा। तो इस वजह से हार्डवेयर बेस्ड स्विचेस में जब नया फीचर लाना होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है एज कम्पेयर टू जो सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विचेस होते हैं उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो जल्दी से आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहने चले कि हमारे पास सॉफ्टवेयर स्विचेस में जो ओपन फ्लो की का नया वर्जन है वो आ गया विद इन 5 मंथ या कुछ मंथ में आ गया, और वही हार्डवेयर में जब आएगा स्विचेस में तो उसमें टाइम लगेगा। तो फौरन से जो है वो वेंडर्स जो हैं वो नए फीचर को नहीं लेके आते। यही खूबसूरती है हमारे पास एसडीएन के अंदर भी कि हम जब एसडीएन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी फीचर्स को, नए फीचर्स को लाना आसान होता है। अच्छा, ये बात होगी सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विचेस की। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विचेस। इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होता है कि हमारे इस हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच की जो है ना, आप इसको कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर बेस्ड ओपन फ्लो स्विच और सॉफ्टवेयर बेस्ड ओपन फ्लो स्विच का कम्बिनेशन है। किस तरह से कम्बिनेशन है कि इसमें कुछ पार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर में होता है, स्विच का वर्चुअल स्विच होता है जो कि उस स्विच जो हार्डवेयर होती है उसके ऊपर रन हो रहा होता है एक वर्चुअल स्विच सॉफ्टवेयर, और उसके नीचे जो है कुछ जो काम जो है या जो प्रोसेसिंग जो है वो उसके लिए स्पेशलाइज हार्डवेयर डिवाइस भी लगी होती है। तो कुछ काम जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर होगा इस स्विच के अंदर, और कुछ काम जो है, कुछ फंक्शनैलिटी स्विच की जो है वो हार्डवेयर जो है नीचे डिवाइस उसके साथ अटैच होगी, जो नेटवर्क कार्ड्स हैं या और कुछ हार्डवेयर रिक्वायर्ड है वो। तो वो एज कम्पेयर टू इस तरह का जो स्विच होगा वो सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विचेस से बेहतर होगी स्पीड, क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी जो है वो सॉफ्टवेयर में नहीं होगी। कुछ फंक्शनैलिटी जो है वो सॉफ्टवेयर लेयर में होगी और कुछ के लिए हार्डवेयर साथ में लगाई जाएगी, जिससे जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारे पास कौन कौन से स्विचेस हैं नॉर्मली। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ये स्लाइड नंबर 3 है। इसके अंदर अगर आप देख लें आपको कुछ एग्जांपल नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड स्विचेस जो मार्केट में आए हैं, ये जूनिपर का है। ये जूनिपर भी एक वेंडर है, ठीक है, उन्होंने ओपन फ्लो इनेबल्ड स्विच जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। इसी तरह से एनईसी, ये भी एक हमारे पास एक वेंडर है, इसने भी करवाया है। इस तरह से वाई मैक्स, एनईसी, ये भी हो गया। एचपी भी हमारे पास एक वेंडर है, एचपी ने भी ये प्रोकर 5400 ये है। नेट गियर है, इस तरह से ये भी हमारे पास एक वेंडर है। और पीसी इंजन्स, प्रोंटो, ये सारे हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड जो ओपन स्विच, और भी बहुत सारे हैं, ये कुछ की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो ये नेक्स्ट जो है आपके पास स्लाइड नंबर 4 में अगर आप देखें तो यहाँ पे ओपन वी स्विच, ओवीएस इसको कहते हैं, ओवीएस ओपन वी स्विच, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर स्विच है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और शुरू में इसको जब लाया गया तो इसका मकसद बेसिकली क्लाउड इन्वायरमेंट में इसको इस्तेमाल करना, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इन्वायरमेंट्स में और जगहों पे भी इस्तेमाल हो रहा है। मिनी नेट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओपन वी स्विच क्या होता है, ये हमारे पास एक वर्चुअल स्विच होता है, जैसे सॉफ्टवेयर स्विच हम कहते हैं जिसको, वर्चुअल स्विच, और इसको वर्चुअल इथरनेट ब्रिज भी कहा जाता है। तो
दूसरा, जैसे मैंने बात की कि ये हमारे पास इस्तेमाल होता है हाइपरवाइजर्स के साथ। हाइपरवाइजर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? हाइपरवाइजर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? जैसे जी यहाँ पे बताया गया कि जी ओपन वी स्विच जो है ये हाइपरवाइजर के साथ इस्तेमाल होता है वर्चुअल मशीन की इंटरकनेक्शन के लिए। कोई बता सकता है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ आवाज। रही है सर। स्क्रीन आ रही है? यस सर। ये स्लाइड नंबर 4 है। यस सर, देखो आ रही है, नजर आ रही है। इसमें हाईलाइटेड वो नजर आ रही है, लाइन नंबर 2 जो है, इसमें हाइपरवाइजर की बात हुई है। यस सर, यूज जो है ये हाइपरवाइजर जो होता है ना, बेसिकली जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो उसमें ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लेवल पे हाइपरवाइजर्स होते हैं जो कि ये फैसिलिटी देते हैं कि आप वर्चुअल मशीन बना सकें और उससे सारे रेलेवेंट काम। इसकी मिसाल आपके पास वर्चुअल बॉक्स है, VMware है, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो और उसके वर्चुअल मशीन के ऊपर अपनी मर्जी की ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो और फिर उन वर्चुअल मशीन्स को आप आपस में उनका नेटवर्क भी बना सकते हो। तो ये हाइपरवाइजर वहाँ पे ये लेयर जो होती है उसी में होती है वर्चुअल बॉक्स। बाज़ औक़ात लोग इसको वर्चुअल बॉक्स और VMware को भी हाइपरवाइजर कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हाइपरवाइजर मतलब जो आपका वर्चुअल बॉक्स है, आपका VMware है, या इस तरह की जितनी भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज हैं, इन तमाम में ओपन वी स्विच जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि उसके अंदर आपने अगर वर्चुअल मशीन बनाई है, उनको आपने इंटरकनेक्ट उनको कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, उनको नेटवर्क बनाना है, तो उसमें ये इस्तेमाल होगी। इसके अलावा दूसरा तीसरा ये भी हो सकता है कि ये जो आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं, इनको अगर आपने, एक तो हमने बात कर दी कि इसका फ़ायदा ये इन ओपन वी स्विच जो है ये इस्तेमाल होता है कि वर्चुअल मशीन्स को आपस में अटैच करने के लिए। और बात हुई विद इन अ होस्ट, मतलब एक ही सिस्टम के अंदर आप डिफरेंट वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसको आप एक दूसरे से अटैच कर सकते हैं। तीसरा ये कि आप अगर वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, वो हो सकता है कि वो किसी दूसरे होस्ट पे हों, किसी दूसरे नेटवर्क पे हो। जैसे एक नेटवर्क यहाँ पे पेशावर में है, इस यहाँ पे एक सिस्टम है, उसके अंदर वर्चुअल मशीन बनी हुई है, और एक नेटवर्क जो है वो कराची में है और वहाँ पे एक वर्चुअल मशीन है सिस्टम पे, तो उसको भी आप इस स्विच के जरिए से कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा एक 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, अजान हो रही है यहाँ पे। ओके सर। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ओपन वी स्विच जो है उसको, जो हमारे पास डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स है जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स पे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही लैपटॉप में वो हो या एक ही सिस्टम में हो, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स पे भी हैं, तो उनको भी हम इसके ज़रिए से ओपन वी स्विच के साथ आपस में उसका कनेक्ट उसको अटैच कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी इसका जो ओपन वी स्विच का जो यूज़र स्पेस होता है और एक कर्नल स्पेस होता है। यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस
अलग अलग काम होंगे। यूजर स्पेस में इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होगी और इसको कंट्रोल करने के लिए जो मॉड्यूल्स हैं वो उसमें स्टोर होंगे। और कर्नल स्पेस में जो है हमारे पास जो पैकेट की फॉरवर्डिंग होगी वो सारे मॉड्यूल जो उस पर काम करेंगे वो कर्नल स्पेस पे होंगे, उसको डेटा पाथ हम कहते हैं। अब ये जो है हमारे पास जो लाइनक्स कर्नल है वर्जन 3.3 उसके बाद उसमें भी शामिल था, ओपन वीसी उसका हिस्सा था। अगर आपके पास लाइनक्स है तो उसमें ये मौजूद होगा ओपन वीसी। और वर्जन 3.3 में और उसके बाद जितने वर्जन आए उसमें ये इसका हिस्सा है। तो ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी कि यूजर स्पेस में होगी। अच्छा, यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है? यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस, यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस, किसी को कोई नॉलेज है कि हमारे पास यूजर स्पेस होती है और एक कर्नल स्पेस? कर्नल क्या होता है? कर्नल कर्नल सर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कर्नल होता है वही की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल, इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास किसी कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी तरह से और डिवाइसेस की भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ये कर्नल लेवल पे जो प्रोसेसेस होते हैं ये बहुत अहम प्रोसेस होते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उस किसी भी डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जो दिल होता है ना, उसका हार्ट जो होता है वो उसका कर्नल होता है। तो इस वजह से कुछ प्रोसेसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम से मोस्ट रेलिवेंट होते हैं वो कर्नल में होते हैं, और बाकी जो प्रोसेसेस होते हैं वो यूजर के जो होते हैं वो यूजर लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो ये दो लेवल डिफाइन किए गए हैं। तो इससे ये होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन प्रोसेसेस हैं उसको उसको कर्नल हमारे पास जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप मैंने बताया कि उसका जो दिल होता है ना, उसका हार्ट होता है, मेन कंपोनेंट होता है। जो सारे मेन मॉड्यूल्स उसके अंदर होते हैं, उस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें मेमोरी मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, उसके अंदर डिवाइस मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, प्रोसेसर मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। ठीक है, तो वो कर्नल के अंदर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्विच के अंदर जो कर्नल लेवल पे जो प्रोसेसेस होंगे जो कि नीचे उसके अंदर शेड्यूलर हो सकता है, पैकेट को शेड्यूल करने का, फ्लो टेबल के अंदर सर्च करने के लिए। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस हो सकते हैं, वो सारे कर्नल स्पेस का हिस्सा होंगे। ठीक है, इस तरह से तो मेन एम जो काम है वो कर्नल लेवल पे होते हैं। अच्छा, तो ये होगी हमारे पास कर्नल और यूजर स्पेस की बात। दूसरे इसके अंदर जो फीचर्स हैं ओपन वी स्विच के अंदर, वो हमारे पास हैं कि ये ओपन फ्लो प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, हम आप एसडीएन में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मल्टीपल जो टनलिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं, VXLAN है एक प्रोटोकॉल, ये भी ये भी इसके अंदर मौजूद है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इथरनेट और GRE है, IPsec है, GRE और IPsec है। तो टनलिंग प्रोटोकॉल अक्सर इस्तेमाल होते हैं, VPN के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। ये प्रोटोकॉल भी इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आपने VPN बनाना है तो उस ये प्रोटोकॉल्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज से रिलेवेंट कुछ फीचर्स आपको चाहिए, ठीक है, तो वो भी आपके पास इस ओपन वी स्विच के अंदर मौजूद हैं। अच्छा जी, अभी ये थोड़े टाइम में ये रिकनेक्ट होगा तो 5 मिनट हैं। चलें, अभी 5 मिनट हमारे पास हैं। अभी ये जो आपके पास स्लाइड नंबर 5 है, मेरी आवाज साफ आ रही है ना? जी बिल्कुल सर, A1 आ रही है, बिल्कुल A1। ठीक है। अच्छा, इसमें आगे भी स्लाइड नंबर 5 पे अगर आप देखें तो इसमें ओपन वी स्विच का आर्किटेक्चर है। इस आर्किटेक्चर के अंदर आपको जो ओपन वी स्विच है उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो नीचे जो आपके पास ये कर्नल लेवल है, ठीक है, कर्नल लेवल पे अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ कर्नल स्पेस, यहाँ पे कर्नल डाटा पाथ है, ओपन वी स्विच .co है, VRCompact.co है, नेटलिंक है। ये जो स्विच है ओपन वी स्विच उसके कर्नल लेवल के जो प्रोसेसेस हैं और जो कंपोनेंट्स हैं ये यहाँ पे ये दिखा रहा है। और फिर आप टॉप पे देख लें तो टॉप पे जो हमारे पास लेयर है, ठीक है, इसमें यूजर स्पेस है। यूजर स्पेस में वो प्रोसेसेस होते हैं कि जो जिसके साथ यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ठीक है, आपने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है, ठीक है, फ्लो टेबल्स को फॉर एग्जांपल चेक करना है, तो यूजर जो है इस इन कंपोनेंट्स जिसमें OSDB सर्वर है, जिसमें हमारे पास स्विच की सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है,
OVS BR कॉम्पैक्ट D है, ये हमारे पास कंपोनेंट जो है, ये जो लेजेसी हमारे पास ब्रिजेस हैं, ये लाइनक्स में होते थे, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो मेन कंपोनेंट यूजर स्पेस के ऊपर है वो है OVS vSwitch-D। ये कंपोनेंट जो है ये बेसिकली मेन आपका जो स्विच है उसका मेन डेमन है, मिसाल का मतलब मेन प्रोसेस है जो कि सारे स्विच की जो फंक्शनैलिटी है उसको हैंडल करता है यूजर स्पेस लेवल के ऊपर। अब हम आगे एक एक कंपोनेंट को देखेंगे कि ये एक एक कंपोनेंट जो है ये क्या काम करता है। इसमें हम स्टार्ट लेंगे, ये सबसे पहले OVS vSCTL, ठीक है। ये जो हमारे पास कंपोनेंट है, आप देखेंगे यूजर स्पेस का कंपोनेंट है, इसको इस्तेमाल किया जाता है अगर आप स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, या उसको चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है OVS DB सर्वर के साथ, ठीक है। OVS vSCTL ये जो कंपोनेंट है, ये जो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है किस कंपोनेंट में, OS DB सर्वर में, इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इस कंपोनेंट का ये काम है। नेक्स्ट जो है हमारे पास फिर जो कंपोनेंट है, थोड़ी सी फ्लिकर हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है OVS AppCattle। ये जो कंपोनेंट है अगर आप देखें तो इसको अगर आप देखें तो इससे जो एरो आ रहा है वो डायरेक्टली नीचे OVS Switch-D को आ रहा है, इससे जो एरो आ रहा है। तो ये OVS Switch-D जो है ये रनिंग जो प्रोसेस होता है स्विच का, जो स्विच जब काम कर रहा होता है तो उसके अंदर जो रनिंग प्रोसेस होता है वो आपके पास मेन प्रोसेस OVS vSwitch-D का प्रोसेस होता है, जो रनिंग प्रोसेस है, मेन डेमन जो उसको आपको कह दें। तो इसको अगर इससे आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए आप यूजर को जो है जो टूल अवेलेबल है या जो कंपोनेंट अवेलेबल है उसका नाम है OVS AppCattle। इसको इस्तेमाल करके आप रन टाइम में जो प्रोसेस है OVS vSwitch-D इसको क्यूरी कर सकते हैं, मतलब इससे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है स्विच के बारे में, स्विच के अंदर कितने जो है इस वक्त वर्चुअल स्विचेस हैं, उसके अंदर कितनी पोर्ट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इससे ली जा सकती है और उसको उसके अंदर चेंजेस भी की जा सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है OVS DP-Kettle। OVS DP-Kettle जो है अगर आप इसको देखें तो इससे डायरेक्टली एक एरो आया हुआ है कर्नल मॉड्यूल की तरफ। जो कर्नल मॉड्यूल है ओपन वी switch.co, ये कर्नल लेवल का मॉड्यूल है जो कि कर्नल लेवल पे जो डाटा पाथ प्रोसेसिंग होती है वो उसको हैंडल करता है। तो ये जो टूल है ये इस्तेमाल होती है अगर आपने स्विच के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है और उसको आपने डायग्नोज करना है तो उसके लिए ये टूल इस्तेमाल होती है। डायरेक्टली आप कर्नल मॉड्यूल के को एक्सेस करके वहाँ पे जो डेटा पाथ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये नेट लिंक ये सॉकेट इंटरफेस के बारे में कोई बता सकता है कि कभी कोई इससे सुना है कि सॉकेट इंटरफेस, सॉकेट इंटरफेस, सॉकेट इंटरफेस के बारे में कोई बता सकता है ये सॉकेट इंटरफेस क्या होता है? किसी ने कभी सुना है सॉकेट इंटरफेस? मेरी आवाज आ रही है? यस सर यार, ये सॉकेट का नाम तो सुना है। अच्छा, ये सॉकेट इंटरफेस जो है ना ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि दो प्रोसेसेस के दरमियान, जब दो प्रोसेसेस होते हैं उनके दरमियान भी ये सॉकेट इंटरफेस कम्युनिकेशन करवा सकता है। इसकी जो जैसे यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात हुई है तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यहाँ पे जो हो रही है वो बेसिकली ये जो नेट लिंक करवा रहा है वो यूजर स्पेस प्रोसेस है OVS vSwitch-D, और जो कर्नल लेवल प्रोसेस है ओपन vSwitch.co, इनके दरमियान करवा रहा है। इसके अलावा भी जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है उसमें भी सॉकेट इंटरफेस इस्तेमाल होता है। जिस तरह से दो प्रोसेस, एक क्लाइंट प्रोसेस है और एक सर्वर प्रोसेस है, एक क्लाइंट प्रोसेस है और एक सर्वर प्रोसेस है, इनके दरमियान भी जो कम्युनिकेशन होती है वो सॉकेट इंटरफेस। जिस तरह से अगर आप देख लें अभी हमारा ये जो ये एप्लीकेशन रन हो रही है जूम, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। आपका जो सिस्टम है उसमें भी प्रोसेस रन हो रहे हैं, मेरा जो लैपटॉप है इसमें भी प्रोसेस रन हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस भी आपस में सॉकेट इंटरफेस के जरिए से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो प्रोवाइड करता है ये सॉकेट इंटरफेस। अच्छा जी, तो थोड़ा सा सिस्टम मेरा लोडिंग कर रहा है थोड़ा सा। अच्छा, तो ये हमारे पास नेट लिंक। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, ये नीचे आप देख ले कर्नल डेटा पाथ। ये बेसिकली जो पैकेट प्रोसेसिंग होती है
और कर्नल लेवल पे जो पैकेट प्रोसेसिंग होती है वो पैकेट प्रोसेसिंग के लिए एक फास्ट हमारे पास पाथ होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि पैकेट को एफिशिएंटली फॉरवर्ड किया जाए, ठीक है। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है, इसी वजह से इसको कर्नल लेवल पे रखा जाता है और ये कर्नल का एक मॉड्यूल सा है। और इसमें कोशिश की जाती है कि जो कर्नल लेवल मॉड्यूल्स हैं उनको जितना छोटा रखा जाए, उसके अंदर जितने कम कंपोनेंट्स हों तो उतना ही आसान है। इस वजह से चाहे वो स्विच का ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर जो कर्नल लेवल पे जो मॉड्यूल्स होते हैं ना वो कम होते हैं और उसके अंदर कोशिश की जाती है कि उस कर्नल लेवल जो मॉड्यूल है उसके अंदर फंक्शनैलिटी भी कम से कम हो। उसका फ़ायदा क्या होता है, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो स्विच का कर्नल है या हमारा जो लैपटॉप है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इसका कर्नल है, इसको छोटा रखा जाए तो इसका फ़ायदा क्या होता है। एक तो हम चले कहेंगे फास्ट होगा, ठीक है, ये भी हो गया। इसके अलावा क्या फ़ायदा, कर्नल जो है ना इसका साइज़ जितना छोटा होगा तो उस वजह से अगर आपके पास इस कर्नल को डिफरेंट डिवाइसेस पे रन करना है तो उसके अंदर आपको इस कर्नल के अंदर चेंजेस कम करनी पड़ेंगी। डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, प्रोसेसर के डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं। अगर आपने उसको एक प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन, एक सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया, एक प्लेटफॉर्म के लिए उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है तो उस कर्नल जितना छोटा होगा उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना आसान होगा। इस वजह से कर्नल का साइज छोटा होता है। यहाँ पे दूसरा एक आपको नजर आ रहा है, ये टेप नजर आ रहा है, टैप टैप, ठीक है। ये टैप जो है ये एक बेसिकली यहाँ पे जो वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट होती है तो उसके अंदर जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं उस वर्चुअल मशीन्स के अंदर वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रही है वर्चुअल मशीन और नीचे जो है ये ना वर्चुअल NIC VNIC, ठीक है। तो ये वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, क्योंकि वर्चुअल मशीन्स के अंदर फिजिकल इंटरफेस कार्ड तो नहीं होंगे ना, वहाँ पे तो वर्चुअल इंटरफेस कार्ड होते हैं। तो उनका कनेक्शन बनाने के लिए ये टैप इंटरफेस जो है ना ये इस्तेमाल होता है। ये भी हमारे पास ये जो ऊपर नेट सॉकेट है उसी की तरह का एक सॉकेट इंटरफेस सही है, ठीक है। तो उसी तरह की एक इंटरफेस है और वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है JSON OVS मैनेजमेंट JSON RPC। जब हमारे पास एक ओपन वी स्विच किसी रिमोट ओपन वी स्विच की डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करता है तो उसके अंदर एक इंटरफेस इस्तेमाल होता है और वो उसकी कम्युनिकेशन होती है JSON के साथ। JSON क्या है, ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, एक लाइट वेट प्रोटोकॉल आप उसको कह सकते हैं, जिससे डेटा जो है ना एक लाइट वेट फॉर्मेट है और डेटा को ट्रांसपोर्ट करना, उसको स्टोर करना, ठीक है, और डिफरेंट रिमोट सिस्टम में उसके साथ कम्युनिकेशन करवाना आसान होता है। क्योंकि रिमोट सिस्टम और वो आपस में कुछ डाटा शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए डाटा को लाइट वेट होना चाहिए। तो उसके लिए ये JSON जो है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो है ये इसको यूज़ किया जाता है। और ये एक हमारे पास रिमोट प्रोसीजर कॉल प्रोटोकॉल है। रिमोट प्रोसीजर कॉल, रिमोट प्रोसीजर कॉल, रिमोट प्रोसीजर क्या होता है कोई बता सकता है? रिमोट प्रोसीजर ये नजर आ रही है इसकी, ये स्लाइड नंबर 16 नजर आ रही है? यस सर। यस सर। नहीं, ये रिमोट प्रोसीजर कॉल की बात हुई, ये क्या चीज होती है रिमोट प्रोसीजर कॉल? यहाँ पे बात है रिमोट प्रोसीजर कॉल, ये क्या चीज है? यहाँ पे बात हुई है रिमोट प्रोसीजर कॉल। ये बेसिकली हमारे पास देखें, आप जब किसी रिमोट कंप्यूटर से आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है ना तो वो बेसिकली उस कंप्यूटर के अंदर एक किसी प्रोसीजर मेथड या फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। जिस तरह से आप देखिए लॉगिन होते हैं जूम में तो आपके सिस्टम में एक प्रोसेस है या प्रोसीजर, उसको प्रोसेस कह ले। आपका सिस्टम जो है जब जूम के सर्वर से कनेक्ट होता है तो वहाँ पे एक फंक्शन जो है ना वो लिसनिंग कर रहा है और उसको जब आपका सिस्टम उसके साथ कनेक्ट होता है तो बेसिकली आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो ये रिमोट प्रोसीजर कॉल का मतलब ये है कि एक सिस्टम जब दूसरे रिमोट सिस्टम में किसी फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हो उसको रिमोट प्रोसीजर कॉल कहते हैं। तो अक्सर जो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, तो बेसिकली एक कंप्यूटर का प्रोसेस दूसरे कंप्यूटर के प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो उसके लिए जो जो रिमोट सिस्टम है उसके अंदर ऐसे प्रोसेस होने चाहिए कि जिसको रिमोटली एक्सेस किया जा सके, ठीक है। तो ये उसकी थोड़ी सी, अच्छा जी,
अच्छा जी, ये अब आगे जो है ये स्लाइड नंबर 17 पे हमारे पास जो ओपन वी स्विच है उसके अंदर किस तरह से OVS वी स्विच डी डेमन जो है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ये यूजर स्पेस, और यूजर स्पेस में आप देखें ये यूजर स्पेस है, ठीक है, और यूजर स्पेस में है OVS वी स्विच डी मेन डेमन है, और कर्नल लेवल पे इन्होंने बताया हुआ है OVS कर्नल मॉड्यूल है, ठीक है। और किस तरह से काम करता है कि जब हमारे पास पहला पैकेट आता है और वो पैकेट जो है वो आ जाता है हमारे पास, पहला पैकेट चला जाता है OVS स्विच डी के पास, और वहाँ पे उसके बारे में डिसीजन होता है कि इस पैकेट को कहाँ भेजना है, ठीक है। और जब ये फॉर एग्जांपल एक पैकेट आया है स्विच के पास, उसके ऊपर है सोर्स X है और डेस्टिनेशन Y है, ठीक है, तो वो पैकेट चला जाएगा, ये पहला पैकेट आया स्विच के पास, पहला पैकेट आया, इस सोर्स है X और डेस्टिनेशन है Y, तो इस पैकेट को भेज दिया जाएगा यूजर स्पेस में जो OVS स्विच डी का जो प्रोसेस है उसके पास, वो फ्लो टेबल्स को चेक करके उसके बारे में फॉर एग्जांपल इस पैकेट को भेजना है इस स्विच की पोर्ट नंबर 3 पे, तो ये रूल ये रूल है कि इस स्विच को फॉरवर्ड कर दो रूल नंबर 3 पे, पोर्ट नंबर 3 पे सॉरी, तो इस रूल को वो ये मेन डेमन जो है ये कर्नल मॉड्यूल में इंस्टॉल कर देगा। जब कर्नल मॉड्यूल में इंस्टॉल कर देगा तो सब्सिक्वेंट जितने भी पैकेट आएंगे तो वो ये रूल ऑलरेडी कर्नल मॉड्यूल में मौजूद होगा, तो इस तरह से वो सारे सब्सिक्वेंट पैकेट्स जो हैं वो यूजर लेवल मॉड्यूल के पास नहीं आएंगे, बल्कि कर्नल ही उसको हैंडल कर लेगा और वो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि किस तरह से जो यूज़र स्पेस में कौन से काम होते हैं और कर्नल स्पेस में स्विच के अंदर कौन से काम हो रहे हैं जी। अच्छा, ये लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि नमाज जो है ना हम पढ़ते हैं, नमाज के लिए आपको ब्रेक दी जाएगी ना? अभी ये थोड़ा सा मसला है क्योंकि यार बड़ी मुश्किल से कनेक्शन आप कनेक्ट होते हो, फिर उसके अंदर बार बार ब्रेक नहीं ले सकते। अभी ये हमारा जब ये वाला सेशन ख़त्म हो जाए ना तो फिर थोड़ी सी और कर लेते हैं काम, अभी तकरीबन 1:20 है तो 2 बजे तक हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। 2 बजे तक ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अच्छा जी, यहाँ पे OVS की जो मेन उसकी डिस्क्रिप्शन है, हमने पहले ही बात कर ली कि हमारे पास OVS जो है ये हमारे पास एक मेन कंपोनेंट है यूजर स्पेस लेवल के ऊपर, ठीक है। और दूसरा इसका काम के जो ओपन फ्लो को यूज़ करके ओपन फ्लो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करवाना, ये भी इसकी फंक्शनैलिटी दूसरी होगी। तीसरा कि OSDB सर्वर जो कंपोनेंट है इस OVS स्विच के अंदर, उसके साथ कम्युनिकेट करना यूजिंग OSDB प्रोटोकॉल। तो अगर आप इसको ये थर्ड पॉइंट है कि ये OSDB सर्वर से भी कम्युनिकेट कर, इसको अगर आप डायग्राम में देखें, हम डायग्राम की तरफ चले जाते हैं, और अगर आप इसके डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये OVS स्विच डी जो है ये OSDB सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये एक एरो जो है ये आ रहा है OSDB सर्वर से OVS स्विच डी को, तो ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। दूसरा, ये कंपोनेंट जो है कर्नल मॉड्यूल के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करता है, उसके लिए ये इस्तेमाल करता है नेट लिंक को, ये भी हमने बात कर ली। इसी तरह से
किसी और सिस्टम के साथ जब ये कम्युनिकेट करता है तो उसमें ये जो इंटरफेस इस्तेमाल करता है नेटडेव इंटरफेस को इस्तेमाल करता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास कर्नल मॉड्यूल। कर्नल मॉड्यूल का काम हमने बात की कि जितनी भी स्विचिंग होती है कर्नल लेवल पे, फास्ट पाथ स्विचिंग जो है उसको हैंडल करना, और अगर टनलिंग की ज़रूरत है, टनलिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे हमने शुरू में देखा कि VXLAN एक टनलिंग प्रोटोकॉल है, या और जो टनलिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो कि VPN में इस्तेमाल होते हैं कुछ, तो उसकी अगर ज़रूरत है तो वो भी कर्नल करेगा। ठीक है। दूसरा उसके साथ उसका काम कि फास्ट कैशे ऑफलोज। फास्ट कैशे ऑफलोज का मतलब ये है कि जब पहला पैकेट आता है स्विच के बाद, तो उसके बाद उसके बारे में जो रूल्स हैं वो कर्नल लेवल पे जो फ्लो टेबल्स हैं, ठीक है, उसमें स्टोर हो जाते हैं कर्नल कैशे में, और फिर नेक्स्ट टाइम जो पैकेट्स आते हैं तो वो वहाँ पे जो फास्ट कैशे है कर्नल लेवल पे, वहीं पे ये फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन और क्या उसको किस तरह से उनको प्रोसेस करना है वो होती है। ये भी कर्नल लेवल का काम है। ठीक है। तो कर्नल मॉड्यूल को डिज़ाइन किया जाता है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव कि वो फास्ट हो और सिंपल हो। ये पहले हमने बात कर दी, फास्ट और सिंपल। उसमें कोशिश की जाती है कि इसका साइज़ कम हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स ना हो। जितना इसका साइज़ कम होगा, कंपोनेंट्स कम होंगे, तो उतना ही ज़्यादा ये एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है। तो क्या होता है इसमें फास्ट प्रोसेसिंग में कि हमारे पास जो पैकेट आया और अगर उससे रेलेवेंट कोई एसोसिएटेड एक्शंस जो हैं वो कर्नल की कैशे में मौजूद हैं, ठीक है, तो वो कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई पैकेट आया है सोर्स एक्स से, उससे जाना है डेस्टिनेशन वाई, और उसके लिए रूल मौजूद है कि उसको पोर्ट नंबर 4 पे सेंड कर दिया जाए, तो उसको पोर्ट नंबर 4 पे सेंड कर दिया जाएगा। अगर उसके लिए रूल मौजूद है कि इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। ठीक है। जो भी उसके लिए एक्शन जो है इंस्ट्रक्शन होगी फ्लो टेबल के अंदर, उसको परफॉर्म किया जाएगा, और उससे एसोसिएटेड जो काउंटर्स हैं कि हर एक जो फ्लो है उसको कितने पैकेट उससे मैच किए गए हैं, तो वो भी अपडेट किए जाते हैं। ठीक है। और अगर उसके लिए कोई रूल मौजूद नहीं है तो उसको फिर सेंड कर दिया जाएगा यूजर स्पेस को। फॉर एग्जांपल ये कौन सा केस होगा कि जब उसको कर्नल लेवल पे उसके लिए कोई फ्लो रूल मौजूद नहीं है और उसको यूजर स्पेस की तरफ भेजा जाएगा। ये कौन सी सिचुएशन? ये जब हमारे पास पैकेट आएगा और उसमें वो कौन सा पैकेट होगा जो यूजर स्पेस को कर्नल भेजेगा। जब पैकेट आता है तो वो उसको रिसीव करेगा कर्नल ही। ठीक है। कर्नल लेवल के प्रोसेस उसको रिसीव करेंगे। उसके बाद जब वो पैकेट को चेक किया जाएगा, उसके लिए फ्लो रूल चेक किया जाएगा कर्नल लेवल पे जो फ्लो रूल्स मौजूद हैं। अगर नहीं है तो उसको, क्योंकि ये पहला पैकेट होगा, ये पहला पैकेट आएगा, जैसे हमने इसे पहले स्लाइड में डिस्कस किया कि जो पहला पैकेट आता है वो यूजर स्पेस में आता है, फिर उसके बाद कर्नल में आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको पीछे वाली जो है ना स्लाइड आपको बताता हूँ, जिसमें हमने इस अभी इस पे डिस्कशन हमने की है। ये देखें, स्लाइड नंबर 17 को देखें तो इसमें यही बात हो रही है कि जो पहला पैकेट, फर्स्ट पैकेट कोई भी इस स्विच के पास आएगा जिसके बारे में इस स्विच के पास रूल मौजूद नहीं है, तो वो कर्नल लेवल पे चेक किया जाएगा उसको, और वहां पे उसका रूल नहीं मिलेगा तो उसको यूजर लेवल पे भेज दिया जाएगा। यूजर लेवल पे जो प्रोसेस है OVS vSwitchD जो प्रोसेस है वो इसके बारे में रूल चेक करेगा फ्लो टेबल्स में। अगर होगा तो उसके लिए रूल को कर्नल लेवल प्रोसेस को भेज देगा, और नेक्स्ट जो सब उसके बाद के जो पैकेट्स आएंगे, ठीक है, वो कर्नल खुद उसको हैंडल करेगा। तो ये यहाँ पे हमने इसके डिस्कशन की है। ठीक है। अच्छा जी। ये यूजर स्पेस प्रोसेस जो है इसकी डिटेल डिस्कशन है कि हमारे पास जब पैकेट आ जाता है, ठीक है, कर्नल से, वो क्लासीफायर को दे दिया जाता है कि वो देखे कि उससे रेलेवेंट कोई रूल्स मौजूद है कि नहीं, तो फ्लो मैचिंग होती है। ठीक है। सेकेंडली, थर्ड में क्या होता है, अगर उसके लिए नॉर्मल एक्शन है
नॉर्मल एक्शन ये होता है कि अगर उसके लिए रूल ये है कि उसको लेयर 2 फॉरवर्डिंग ही उस पर की जाए। ये नॉर्मल एक्शन का मतलब होता है कि लेयर 2 फॉरवर्डिंग, तो उसको लेयर 2 को दे दिया जाता है, जो नॉर्मल स्विचिंग होती है वो परफॉर्म हो जाती है। अगर उसके अलावा कुछ और उस पे एक्शन परफॉर्म होना है, जैसे मिररिंग है, पोर्ट मिररिंग है, जिसमें एक पोर्ट को मॉनिटर किया जाता है और उसका डेटा दूसरे पोर्ट पे सेंड किया जाता है, तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। और इस तरह अगर कोई और एक्शन जो है वो उस पर डिफाइंड है, तो हमारे पास जो वर्जन है इसका 1.11 से पहले जो है उसमें एग्जैक्ट फ्लो मैचिंग होती थी, कि पूरा फ्लो जो है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि जी इस जब एक पैकेट आए तो उसकी सोर्स मैक ये हो, डेस्टिनेशन मैक ये हो, सोर्स आईपी ये हो, डेस्टिनेशन मैक ये हो, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन उसके बाद की जो वर्जन है उसके अंदर आप एग्जैक्ट मैच की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके अंदर आप उसको स्टार को भी यूज़ कर सकते हो, जिसके कुछ जो आपके फील्ड्स हैं वो ना भी हो तो ठीक है। तो इस वजह से एग्जैक्ट मैच फ्लो भी हो सकता है, और जो नए वर्जन है उसके अंदर एग्जैक्ट मैच की ज़रूरत नहीं है, कुछ फील्ड्स भी हेडर की इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाता है तो ये सारी अगर पैकेट आया उसे रेलेवेंट फ्लो रूल मिल गया, उसको कर्नल मॉड्यूल को भेज दिया जाता है, ठीक है। फिर कर्नल मॉड्यूल जो है उसके बाद जो पैकेट आएंगे उसको वो खुद ही वो हैंडल करेगा। तो ये यूजर स्पेस प्रोसेसिंग होगी, उसकी डिटेल होगी थोड़ी, ठीक है। और यहाँ पे अब कर्नल स्पेस प्रोसेसिंग जो है, पैकेट जो है वो आता है तो उसके हेडर कर्नल जो है एक्सट्रैक्ट करता है, वही पैकेट रिसीव हुआ पोर्ट पे, उसको रीड किया और उसके हेडर में से फील्ड्स, हेडर फील्ड्स एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, उसको चेक किया, जो कर्नल लेवल पे हैश टेबल्स यूज़ होते हैं वहाँ पे उसको चेक किया, उसके रेलेवेंट कोई रूल मौजूद है कि इस पैकेट को किस तरह से प्रोसेस करना है। अगर एंट्री मिल जाती है तो उसको पैकेट को प्रोसेस कर लिया जाता है, मतलब फॉरवर्ड कर दिया जाता है या ड्रॉप कर दिया जाता है, या जो भी उस पर एक्शन डिफाइंड है वो कर दिया जाता है। और जो काउंटर्स हैं अपडेट करिए, काउंटर्स बार बार बात हो रही है। काउंटर्स का मतलब कि जब कोई पैकेट आता है किसी फ्लो रूल को मैच करता है तो उसके सामने मिसाल के तौर पर काउंटर होता है कि इस रूल को कितने पैकेट्स जो है ना मैच हुए हैं, तो उसके सामने काउंटर इंक्रीज होता था 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। ये उसकी बात हो रही है। और अगर एंट्री फाउंड नहीं हुई है तो उसको यूज़र स्पेस पे सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। यूज़र स्पेस पे सेंड कर दिया और यूज़र स्पेस पर फर्दर उस पर, जैसे हमने इससे पहले स्लाइड में देखा कि यूज़र स्पेस में किस तरह से इस पर प्रोसेसिंग होगी। ये एग्जांपल हमने बेसिकली एग्जांपल है OVS VS कैटल जो टूल है। हमने इसका जब आर्किटेक्चर देखा तो उसमें हमने इस पर बात की थी, इसको यूज़ करके जो ओपन वी स्विच है उसकी कन्फिग्रेशन को देखा जा सकता है, ठीक है। उसके इंटरफेसेस हैं जो स्विच के अंदर, उसके अंदर विजेट्स को आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहली जो आप देख लें, ये कमांड लाइन पे आप ये कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं। ये OVS VS कैटल ये एक कमांड है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये जो करंटली जो आपने मिनी नेट जो वर्चुअल मशीन आप लोगों ने सेट की है, इसके अंदर भी ओपन वी स्विच पहले से ही मौजूद होगा, तो उसके अंदर आप ये कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं कमांड लाइन पे। जब आप ये कमांड टाइप करेंगे तो ये बेसिकली आपको करंटली जो ओपन वी स्विच जो है उसका जो वर्जन है वो आपको बता देगी, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंट कमांड्स हैं, ये हम प्रैक्टिकली इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती हैं। जैसे यहाँ पे आगे इसकी एग्जांपल है कि अगर आप इस कमांड को, इस स्लाइड नंबर 23 आपको नजर आ रही है, स्लाइड नंबर 23। यस सर। हाँ, इसमें वही कमांड जो ऊपर पीछे मैंने डिस्कस की उसको जब अप्लाई करेंगे, ये आपकी जो मिनी नेट वर्चुअल मशीन है, तो देखें यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया इस कमांड को, तो आप ये देखें कमांड है sudo OVS VS कैटल -v। तो नीचे जो है ना ये स्विच का जो वर्जन है बता रहा है 2.0, ठीक है, 0.2, ठीक है, 2.0.2। ये इसका जो वर्चुअल स्विच जो है, जो मेरे पास वर्चुअल मशीन है, जो मिनी नेट वर्चुअल मशीन है, उसमें जो इंस्टॉल है उसका वर्जन बता रहा है। तो ये बेसिकली
आप देखिए किस तरह से हम वर्चुअल स्विच के साथ उसकी जो OVS VS कैटल जो कंपोनेंट है उसके ज़रिए से हम किस तरह से उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये देखें तो दूसरी OVS VS कैटल शो, OVS VS कैटल शो, आप यहाँ पे देखें OVS VS कैटल शो। तो ये आपको स्विच की जो कॉन्फ़िगरेशन है, आपका जो ओपन वी स्विच है उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता देगा। इसके अंदर वो बता रहा है कि जी एक ब्रिज जो है उसका नाम है S1, ठीक है, और कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। कंट्रोलर की TCP पोर्ट जो है 127.0.0.1 और IP है, लूप बैक पे कर रहा है, लिसनिंग कर रहा है, और इसकी जो पोर्ट है वो 6633 है, ठीक है। और इसी तरह से इसके अंदर जो और पोर्ट्स हैं, S1 एक पोर्ट है, पोर्ट S1 E2 है, पोर्ट S1 E1 है, ठीक है। ये OVS का वर्जन बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस कमांड को यूज़ करके स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। OVS VS कैटल लिस्ट BR, ठीक है। अगर आपके स्विच में कुछ, आप जब वर्चुअल स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ आप ब्रिजेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप स्विचेस कॉन्फ़िगर करते हैं उसको ब्रिजेस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो कमांड यूज़ हुई है sudo OVS कैटल लिस्ट और BR लिस्ट ब्रिजेस। तो इसमें मेरे पास जो मैंने जो टोपोलॉजी बनाई हुई थी वो बेसिकली मिनीनेट की जो डिफ़ॉल्ट टोपोलॉजी है, तो उसमें हमारे पास एक ही स्विच था। तो ये बता रहा है कि करंटली जो है हमारे पास एक ही स्विच है, इसका नाम है S1। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो आपको उसकी डिटेल बता देगा, कितने स्विचेस हैं उनके नाम बता देगा सारे। इसी तरह से OVS VS कैटल लिस्ट पोर्ट्स, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक जो ब्रिज है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो ब्रिज की है, तो जो ब्रिजेस कॉन्फ़िगर हैं उनकी जो पोर्ट्स आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बता, दूसरा कंपोनेंट है इसका जो हमने शुरू में देखा था OVS OF कैटल। इसको अगर आप, मैं इस डायग्राम में ले आता हूँ, डायग्राम में ये देखते हैं OVS OF कैटल, ये किस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा OVS OF कैटल। ये जो स्लाइड नंबर 20 स्लाइड नंबर 16 पे ये जो कंपोनेंट है OVS OF कैटल, ये इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। हम अब इसको देखते हैं कि ये कंपोनेंट क्या काम करता है। हमने इसको देखा था कि जी ये कंपोनेंट ओपन फ्लो कंट्रोलर और ओपन वी स्विच के अंदर जो ओपन फ्लो का मॉड्यूल है उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता था। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, जो कमांड लाइन पे जो इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। जैसे कि हमने बात की थी कि ये हमारे पास जो टूल है ये इस्तेमाल होती है ओपन फ्लो जो मॉड्यूल है ओपन वी स्विच के अंदर, ठीक है, और जो कंट्रोलर है उसके दरमियान। क्योंकि जब आप ये ओपन वी स्विच इस्तेमाल होगा कंट्रोलर के साथ तो ये एज ए ओपन फ्लो स्विच इस्तेमाल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक टूल है जिससे हम कंट्रोलर के ज़रिए कंट्रोलर जो है कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली भी। इस टूल को भी इस्तेमाल करके आप ओपन वी स्विच के अंदर जो ओपन फ्लो का मॉड्यूल है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है OVS OF कैटल, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखें OVS OF कैटल शो, तो बेसिकली ये जो ओपन फ्लो स्विच है उसके फीचर्स और उसकी पोर्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो बताता है। तो बेसिक नीचे जो है ना ओपन फ्लो ओपन वी स्विच ही होगा, लेकिन उसके ऊपर जो ओपन फ्लो मॉड्यूल है वो इसके साथ कम्युनिकेट करेगा कंट्रोलर के साथ, और ये बिहेव करेगा एज ए ओपन फ्लो स्विच। ये ओपन वी स्विच जो है ये बिहेव करेगा एज ए ओपन फ्लो स्विच।
तो जितने भी मैसेजेस ओपन फ्लो की जाएंगे तो ये मॉड्यूल जो है OF कटल ये इसको कन्वर्ट करेगा ओपन वी स्विच जिसको अंडरस्टैंड करता है, फिर वो जो रिस्पांस आएगा उसको कंट्रोलर को भेजेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे यही कमांड है sudo ovs of kettle show s1। इसका मतलब क्या है कि जो s1 स्विच है उसकी जो फीचर्स हैं उसकी जो पोर्ट डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता दो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जो ये मॉड्यूल है ये ओपन फ्लो जो प्रोटोकॉल के अंदर एक मैसेज है ओपन फीचर रिक्वेस्ट का मैसेज, फीचर रिक्वेस्ट का मैसेज भेजेगा और उसके जवाब में फीचर रिप्लाई का मैसेज आएगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको यहाँ देखें तो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ओपन फ्लो फीचर रिप्लाई जो है ये आ रहा है, ये अगर आप देखें ये आपको नज़र आ रहा है OFPT फीचर्स रिप्लाई। तो इस कमांड के ज़रिए से फीचर रिक्वेस्ट जाएगी कि स्विच S1 की फीचर्स जो है वो बताओ, रिप्लाई आएगा और उसमें ये XID जो है ट्रांजैक्शन आईडी होती है और DPID ये स्विच का एक यूनिक आईडी होती है। जो स्विच 1 है इसकी मिनी नेटवर्क जो स्विच 1 है तो उसकी DPID 1 होगी, स्विच 2 है तो उसकी DPID 2 होगी। तो ये उसकी फिर नीचे अगर आप देख लें तो उसके पोर्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है कि पोर्ट एक हमारे पास है S1 ईच 1 पोर्ट है, उसका मैक एड्रेस साथ में बता रहा है, यहाँ पे देखें मैक एड्रेस है, ठीक है। और उसकी टाइप बता रहा है कि कॉपर 10 GB उसकी स्पीड के बारे में। इस तरह से यहाँ पे देखें तो ये इसका पोर्ट दूसरी जो है S1E2 है, इसका मैक एड्रेस है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखें ये इसकी स्पीड है, पोर्ट की स्पीड है, ठीक है। एक लोकल S1 के नाम से पोर्ट है उसका भी मैक एड्रेस है। तो ये ओपन फ्लो जो मॉड्यूल है ओपन वी स्विच का उसके साथ कम्युनिकेशन इसमें होगी। तो ये उसके बारे में। ये आगे अगर आप देखें तो ये दूसरी जो हमारे पास कमांड है OVS OF kettle dump flows, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये इसका काम ये है कि जो स्विच के अंदर फ्लो इंट्रीज हैं उसको बताता है, जो फ्लो रूल्स इंस्टॉल है स्विच के अंदर वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कोई इंट्री प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो रही है नहीं हो रही तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये आपको दे देगा। अगर आप कुछ चेक करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि क्या कंट्रोलर प्रॉपर्ली स्विच के अंदर फ्लो इंट्री को प्रॉपर इंस्टॉल कर रहा है, ये क्यों पैकेट जो है फॉरवर्ड नहीं हो रही या पैकेट जो है क्यों ड्रॉप हो रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं कि ये कौन सी इंट्रीज हैं जो कि फ्लो टेबल में है स्विच के। तो उसके लिए आप किसी भी स्पेसिफिक स्विच की फ्लो इंट्रीज को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये कमांड तो यहाँ पे है OVS OF kettle डंप फ्लो से आप इंट्रीज देख सकते हैं किसी भी स्विच की, आगे उस स्विच का नाम। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है स्विच 1, ठीक है S1। तो ये S1 स्विच के अंदर जितने भी फ्लो इंट्रीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बता देगा। अगर यहाँ पे अगर आप देखें मेन आप देखें जो इसके अंदर है टेबल का नाम है, इसके अंदर देखें इस इंट्री के अंदर अगर आप देखें तो इसमें इनपोर्ट का मतलब कि ये इंट्री किसके लिए है कि पोर्ट 1 पे कोई पैकेट आए, ऐसा पैकेट आए जो पोर्ट 1 पे आए, ठीक है। और मैक एड्रेस सोर्स का मैक एड्रेस ये हो, ठीक है, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ये हो, ठीक है। और उसके लिए एक्शन क्या डिफाइंड है, उसके लिए एक्शन डिफाइंड है कि उसको फॉरवर्ड कर दो पोर्ट नंबर 2 पे। तो अगर आप देख लें इसमें ये 3 चीज़ हमने देख ली। एक तो इसमें 2 पार्ट होते हैं फ्लो एंट्री के अंदर, एक मैच और एक एक्शन। मैच के मतलब ये होता है कि वो एंट्रीज बताती हैं कि जो पैकेट आए तो उसके अंदर कौन सी एंट्रीज के साथ मैच करना है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रहे हैं बिल्कुल और ये बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा अच्छा, तो ये जो पहला इधर मैंने एंट्री में आपको बताया इसमें कि इन पोर्ट इक्वल्स 1, इसका मतलब कि जो पैकेट पोर्ट 1 पे आए, ठीक है। ये मैच दो पार्ट होते हैं आपके जो एंट्री होती है, इसके अंदर 2 पार्ट, एक मैच और एक एक्शन। मैच के अंदर देखा जाता है कि जब पैकेट आए तो उसके हेडर में से ये फील्ड देखी जाती है कि ये फील्ड मैच करती है तो उस पैकेट के ऊपर ये स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करो। मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे इस एंट्री में है कि मैच करो। मैच में क्या है कि इन पोर्ट नंबर 1 पे जो पैकेट आए, स्विच की पोर्ट नंबर 1 पे जो पैकेट आए
ठीक है, ये इसका मैच है, मैच। सर अगर ये जरा जूम हो जाए, नजर नहीं आ रहा सर। अच्छा अच्छा, जूम करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। कौन सा याद से याद करना है मतलब, बस देखो ठीक है। ऐसा मतलब सर जूम तो ये खुद स्क्रीन मोबाइल से जूम से तो होता है। भी कर सकते हैं। अपल जूम न स्क्रीन अपने स्क्रीन से। सर वो हाइड हो गया मोबाइल से। मैं कोशिश करता हूँ, मोबाइल स्क्रीन से जूम करो ना। मैं कोशिश करता सर मोबाइल स्क्रीन के जूम होता है, आप सर ये कंटिन्यू अभी करें। पिक्चर जो है सही नहीं आ रहा है। हूँ। अच्छा सब रहने दे सर, बस ठीक है सर, मोबाइल सर मोबाइल से जूम हो आप गया। नॉर्मली शेयर करें, ये खुद जो है स्क्रीन जो है अपने मोबाइल से ये जूम कर सकते हैं। हाँ हो गए सर, इधर ठीक है। इशू सिस्टम जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा करो। Tira रसद डेस्कटॉप कर। थोड़ा सा वेट करो, मेरा सिस्टम अरसा की कर रही हूँ बस। अरसा की क्वेश्चन है कि फजूल। थोड़ा सा वेट करें, मेरा सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है मेरी? सर अगर रमजान में क्लास 2 घंटे हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। माना बस 2 घंटे ही होती है ना, बीच में ब्रेक आ जाती है, बीच में नमाज की ब्रेक आ जाती है, बीच में जो है ना वो जूम जो है ना रिकनेक्ट हो रहा होता है। वो हमारी क्लास ऐसे ही अराउंड 2 आवर्स ही होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। अच्छा, ये मैं बेसिकली बात कर रहा था, ये एंट्री आपको नज़र आ रही है OVS ऑफ कैटल डम फ्लो से। तो ये जो पहली एंट्री जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें पहला पोर्शन, इसमें 2 पोर्शन मैं बताता हूँ एंट्री में होता है, एक मैच पोर्शन और एक एक्शन। मैच पोर्शन का मतलब ये होता है कि उस एंट्री में आपने बताया होता है कि जो पैकेट आए उसके अंदर ये हेडर्स की फील्ड्स मैच करो। अगर ये मैच करती हैं तो उसके ऊपर ये स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म हो। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी स्पेसिफिक होस्ट से पैकेट आए तो उसको उसका होस्ट का जो सोर्स एड्रेस है वो ये है। फॉर एग्जांपल सोर्स का मैक एड्रेस एक्स है, तो ये मैच हो गया। ये एक्स जो है, जो उसका सोर्स मैक एड्रेस जो है वो एक्स है, ये मैच पोर्शन हो गया। और एक्शन पोर्शन क्या है कि आप उसको बताते हैं कि जी इसको पोर्ट नंबर 5 पे फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, तो ये एक्शन पोर्शन है कि जिसमें आप बताते हैं कि इसको करना क्या है इसके साथ जब मैच हो जाए तो। ठीक है, तो इस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जो पहले एंट्री है इसमें नजर आ रहा है, इसमें जो मैच पोर्शन है उसमें इन पोर्ट है कि जो इनपोर्ट का मतलब कि पोर्ट किस पोर्ट पे रिसीव हुआ है। तो पोर्ट नंबर 1 पे अगर रिसीव होता है तो उस और उसका जो सॉरी अगर पोर्ट नंबर 1 पे रिसीव होता है तो ये इसका मैच हो गया। इस तरह उसकी सोर्स मैक एड्रेस भी दिया हुआ है तो ये भी इसका मैच पोर्शन में आ जाएगा। और डेस्टिनेशन मैक भी दिया हुआ है। तो मैच एक्शन में, मैच पोर्शन में 3 चीजें आ गई कि पोर्ट नंबर 1 पे रिसीव हो, उसका डेटा लिंक सोर्स एड्रेस जो है वो 16, ठीक है, कॉलन 3A54 ये हो, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये हो, और फिर आगे एक्शन जो पार्ट है यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है एक्शन इक्वल्स आउटपुट पोर्ट 2, ये तीनों चीजें मैच हो जाएं तो उसको पोर्ट नंबर 2 पे फॉरवर्ड कर दो। तो ये जो है ना ये एंट्री बता रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है जी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास इस बेसिकली आप इस कमांड से या इस टूल से आप किसी भी स्पेसिफिक स्विच के अंदर जो एंट्रीज है उसको देख सकते हैं और फिर आप उसके लिहाज से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या जो भी आपने उस एंट्री को देख के आप मालूम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक और एंट्री है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये लास्ट वाली एंट्री है, तो अगर आप इसमें देखें तो इसका मैच पोजीशन है कि इनपुट पोर्ट 2 हो और सोर्स मैक एड्रेस जो है वो
ये हो, और सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस जो है ये हो, ठीक है, ये मैं इसको हाईलाइट करता जा रहा हूँ, और नेटवर्क डेस्टिनेशन जो है उसकी ये हो, आईपी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 10.0.1 हो, और सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो 10.0.2 हो, तो उसके लिए एक्शन क्या है, उसको सेंड कर दो पोर्ट नंबर 1 पे। तो इस तरह ये मुख्तलिफ एंट्रीज है, उसके अंदर मुख्तलिफ मैच पोर्शन है और मुख्तलिफ उसके लिए फिर एक्शन डिफाइन किए गए। तो इस तरह से आप देख सकते हो किसी भी ओपन फ्लो स्विच के अंदर जो फ्लो एंट्रीज है उसको आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको करके भी एक लैब में बता दूंगा कि किस तरह एक हम लैब कर लेंगे, उसके अंदर हम एक एसडीएन नेटवर्क बना लेंगे, उसके अंदर हम दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा लेंगे और हम देख लेंगे कि उससे हमारे फ्लो टेबल में किस तरह से एंट्रीज जनरेट होती हैं। पहले हम बगैर कम्युनिकेशन के उसके अंदर एंट्रीज देख लेंगे कि किस तरह से उसके अंदर फ्लो टेबल में वो खाली होगा, फिर जब उनके दरमियान हम कम्युनिकेशन करवाएंगे फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर वो किस तरह से एंट्रीज जो हैं वो पॉपुलेट हो रही हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ओपन वी स्विच की जो आर्किटेक्चर हमने उसको डिटेल से देख लिया, और हमने ये भी देखा कि उसके अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, और कुछ हमने उसकी वो टूल्स जो हैं उसको किस तरह इस्तेमाल करके स्विच का जो है कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस किया जा सकता है, स्विच के अंदर जो फ्लो टेबल्स हैं उसको देखा जा सकता है, ये हमने थोड़ा सा देख लिया। ये नेक्स्ट जो है हमारे पास स्लाइड नंबर 31 पे आपको नज़र आ रहा है, ये ओपन फ्लो सॉफ्टवेयर स्विच है। ये सॉफ्टवेयर स्विच हमारे पास ओपन फ्लो के लिए जब एसडीएन पे काम शुरू हुआ और ओपन फ्लो प्रोटोकॉल आया तो उसके लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर स्विच जो है ओपन फ्लो के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया था। ये यूज़र स्पेस स्विच इम्प्लीमेंटेशन थी, ये जो सारा कोड था यूज़र स्पेस में रन हो रहा था, और इसका जो पहला वर्जन था वो स्टैनफोर्ड, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, तो वो उस जो था हमारे पास स्टैनफोर्ड 1.0 रेफरेंस स्विच था, जो पहला इसका वो वर्जन आया था, और इसको डेवलप किया गया था एरिक्सन रिसर्च लैब के अंदर। इसमें जो हमारे पास शुरू में इसके लिए एक टेस्ट भी बनाया गया था, उसका नाम तो OF टेस्ट 1.1। ये हमारे पास एक टूल है जिसको इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्विच जो है वो ओपन फ्लो की कितनी जो फीचर्स जो है ना उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली ये स्विच था ओपन OF टेस्ट 1.1, जो हमारे पास टूल थी उसको यूज़ करके इसको चेक भी किया गया था, और ये कंपेटेबल था उन कंट्रोलर्स के साथ जो सपोर्ट करते हैं ओपन फ्लो का वर्जन 1.1। उसके बाद ये इसकी सपोर्ट नहीं थी। फिर इसके बाद और काम हुआ, इसी स्विच को अपडेट किया CPQD, ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी काम कर रही है नेटवर्किंग के अंदर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रिसर्च कर रही है। इन्होंने इस पर काम किया और इसका नया वर्जन आया वर्जन 1.3। इसके अंदर जो कंपोनेंट थे हमारे पास, ये जो रेफरेंस स्विच था ओपन फ्लो के लिए उन्होंने बनाया था, इसके कंपोनेंट थे OF डाटा पाथ, ये बेसिकली एक्चुअल स्विच की इम्प्लीमेंटेशन थी। दूसरा हमारे पास था OF प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल होता था बिटवीन स्विच और कंट्रोलर कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद OF लिब थी, इसमें हमारे पास अगर डिफरेंट कंट्रोलर और स्विच जो है उनके पास डिफरेंट वर्जन्स हैं ओपन फ्लो के, तो उसको डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज करना, पुराने वर्जन में जो ओपन फ्लो का वर्जन का फॉर्मेट था और दूसरा वर्जन जो उससे आगे नया वाला था 1.1, उस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए ये लाइब्रेरी इस्तेमाल होती थी। इस तरह DPKTL जैसे ये हमारे पास स्विच के को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये टूल थी। अभी जैसे हमने ओपन वी स्विच में देखी तो इसमें भी ये टूल है, तो ये टूल वहाँ पे भी मौजूद थी जिसको इस्तेमाल करके स्विच को कॉन्फ़िगर किया जा सकता था कंसोल के ज़रिए से। कंसोल का मतलब ये जो हम अभी आपने ये टर्मिनल देखा, कमांड लाइन टर्मिनल, इसके ज़रिए से हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसको हम कहते हैं कि कंसोल से हमने कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये इसके बारे में थोड़ी-सी इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, तो हमारे पास जो उसके अलावा सॉफ्टवेयर स्विचेस मौजूद हैं मार्केट में, इंडिगो, ये भी हमारे पास सॉफ्टवेयर स्विच की ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है, और ये मुख्तलिफ फिजिकल स्विचेस के ऊपर ये लेयर रन हो सकती है। और डिफरेंट ऐसे स्विचेस हैं जिसके अंदर SX मतलब ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं इन स्विचेस में,
उसके ऊपर ये सपोर्टेड है। लिंक है, ये भी ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है जो कि लाइनक्स, सोलारिस, विंडोज़ और ये इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप इस ओपन स्विच को रन कर सकते हैं। इसके अलावा पेंटाओ ये बेसिकली हमारे पास जो वायरलेस राउटर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स है, इनको ओपन फ्लो स्विच में कन्वर्ट कर देता है ये सॉफ्टवेयर स्विच। तो ये देखना पड़ेगा कि किस किस को सपोर्ट करता है। इसमें कुछ ब्रॉडकॉम है और कुछ लिंक्स के मॉडल्स हैं, टीपी लिंक के कुछ मॉडल्स हैं जिसके ऊपर एथरोस जो है चिपसेट है उसके कुछ मॉडल्स हैं जिसके ऊपर ये सपोर्ट इसकी मौजूद है। इसके अलावा जॉब प्लस है, ये सारे जो है ना हमारे पास सॉफ्टवेयर स्विचेस हैं जो हमने कुछ डिस्कस किए, उसके अलावा है मार्केट में जो अवेलेबल हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर स्विचेस की जो एडवांटेजेस हैं, ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉर्म के हम इसमें नए स्विचेस जो हैं, नए फीचर्स जो हैं हम इसमें स्विचेस में हम ऐड कर सकते हैं। कुछ नए प्रोटोकॉल आपने डिज़ाइन करने हैं, राउटिंग एल्गोरिथम्स को नया डिज़ाइन करना है, तो ये सॉफ्टवेयर स्विचेस के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आसानी से। दूसरा इसके अंदर फ़ायदा ये है कि हमारे पास फ्लो टेबल का साइज़ जो है, जैसे हमने डिस्कशन की कि फ्लो टेबल का साइज़ ज़्यादा हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन जो है ना एफर्ट कंपैरेटिवली हार्डवेयर स्विचेस के इसमें आसान होती है। सारा नेटवर्क, पूरा का पूरा नेटवर्क जो है आप पूरे एक कंप्यूटर के अंदर काफ़ी बड़ा नेटवर्क जो है उसको आप एमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वर्चुअलाइज नेटवर्क आप बना सकते हैं इसके ज़रिए से, तो इसमें आसानी होती है, इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, इसके जो नुकसानात हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर स्विचेस हैं, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को पूरा एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर आपकी हार्डवेयर है उसके अंदर मल्टीपल कोर्स हैं तो वो हर कोर को नहीं संभाल करेंगे। जैसे OBS जो है, अगर आप इस सिस्टम पे रन कर रहे हैं और उसके अंदर मल्टीपल कोर्स हैं तो वो हो सकता है उसको सही तरह से इस्तेमाल ना कर सके। दूसरा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं तो इस वजह से भी इन कम्प्लेक्स हो जाते हैं। दूसरा, परफॉर्मेंस इसकी कम होती है, लो इस वजह से होती है कि सारा काम मोस्टली जो फंक्शनलिटी है वो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेड होती है, तो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट जनरेट होते हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। फिर डाटा जो है शेयर होता है, प्रोसेसेस जो है ना वो भी compete कर रहे होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये जो सिस्टम पे आप इसको जब इसको रन करते हैं तो और भी बहुत सारे प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें कंपटीशन होता है, बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं। अगर आप अपने लैपटॉप पे रन करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन हो रहा है और चीज़ें भी रन हो रही हैं, या और रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर्ड हैं, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई। स्लो मैचिंग परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली हार्डवेयर में नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर लेवल पे हो रहा है, तो इसकी मैचिंग परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके ये कुछ इश्यूज हैं। हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच जो है उसके अंदर फिर हमारे पास हमने बात की कि फ़ायदा ये हो जाता है कि हार्डवेयर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है प्योर पैकेट प्रोसेसिंग के लिए, और सॉफ्टवेयर लेवल पे कुछ फ्लो टेबल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इससे परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। जब शुरू में यूज़र लेवल पे कुछ फ्लो टेबल्स में सर्चिंग होती है, उसके बाद जो फास्ट पाथ होता है वो हार्डवेयर लेवल पे जो है ना जितने पैकेट्स आते हैं वो प्रोसेस होते हैं। तो सारी जो पैकेट प्रोसेसिंग है वो सारी हार्डवेयर पे हो जाती है और फ्लो टेबल इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर में, तो ये काम डिवाइड हो जाता है हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच में, तो इससे प्रोसेस इम्प्रूव हो जाता है। और इसके मुकाबले में प्योर सॉफ्टवेयर स्विच के अंदर जो है ना ये सारे काम सॉफ्टवेयर लेवल पे हो रहे हैं, तो इस वजह से वो परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं होती। इसी तरह से डाटा प्लेन डेवलपमेंट किट है DK, ये हमारे पास लाइब्रेरीज बनाई गई हैं कि किस तरह से फास्ट पैकेट प्रोसेसिंग हो सकती है, जो हमारे पास इंटेल के जो CPUs को यूज़ करके किस तरह से फास्ट पैकेट प्रोसेसिंग हो सकती है और किस तरह से यूज़र लेवल के ऊपर नेटवर्क इनपुट आउटपुट जो है ना या IO ऑपरेशन नेटवर्क का जो है वो फास्ट हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आई है हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच में कि यहाँ पे डाटा प्लेन डेवलपमेंट किट को यूज़ करके पैकेट प्रोसेसिंग को इम्प्रूव किया गया और ओवरऑल स्विच की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है। तो ये यहाँ पे अगर आप देख लें तो आपके सामने
हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच जो है इस या और प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विच और हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच, इन दोनों की कंपैरिजन किया गया है कि हमारे पास हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच में जो है जो पैकेट हैंडलिंग होती है पोलिंग बेस होती है। पोलिंग बेस जो पैकेट हैंडलिंग होती है इस ये एफिशिएंट होती है, इसमें प्रोसेसर का एफिशिएंट और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से हमारी रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होती। दूसरा, हर कोर जो है इसको अलग काम के लिए उसको एलोकेट किया जा सकता है। हर कोर, अगर मल्टीपल कोर्स हैं तो एक कोर जो है ना सीपीयू का एक कोर एक काम कर रहा है, दूसरा कोर दूसरा काम कर रहा है, तो उसकी वजह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है कम होती है। क्योंकि जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल होती हैं। इस वजह से कोशिश की जाती है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है सॉफ्टवेयर लेवल पे, प्रोसेस लेवल पे कम हो। तो इसी तरह से हमारे पास जब हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच में ये कोशिश की जाती है कि मेमोरी का एक्सेस कम हो, जितना कम एक्सेस होगा मेमोरी का तो इतनी ही परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर आप यहाँ में देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो प्योर जो सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विच है उसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर NIC से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पैकेट आता है तो वो स्टोर हो जाता है SKB बफर, एक बफर है, इस बफर में स्टोर हो रहा है। फिर इस बफर से जो वी स्विच सॉफ्टवेयर है वो इस बफर से इसको रीड करता है, ठीक है। फिर जो डेटा राइट करना होता है पैकेट पे उसको ये वी स्विच जो प्रोसेस है इस बफर पे राइट करता है और इस तरह से इस बफर से पैकेट को, तो इसमें एक्स्ट्रा काम हो रहा है। इस लेवल को अगर आप देखें कि पहले इंटरप्ट जनरेट होगा, फिर सिस्टम कॉल जनरेट होगी रीड के लिए, रीड किया जाएगा इस बफर से, फिर सिस्टम कॉल जनरेट होगी, पैकेट पे डेटा राइट किया जाएगा, फिर उससे बफर जो NIC बफर है, नेटवर्क कार्ड की बफर, वहाँ पे ट्रांसफर। तो ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर स्विच में जो है ना बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो रहे हैं जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो है। इसके मुकाबले में अगर आप देखें ये साइड पे जो हाइब्रिड स्विच है इसमें डायरेक्टली जो DP डी की लाइब्रेरी है, DPD के लाइब्रेरी जो है डेटा प्लेन डेवलपमेंट किट की जो लाइब्रेरी है, ये डायरेक्टली जो है ना ये पैकेट जो NIC कार्ड के जो बफर्स हैं उसमें डेटा को रीड और राइट कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसमें पूरी की पूरी एक लेयर ख़त्म होगी जो कि हमारे पास प्योर सॉफ्टवेयर स्विचेस में इस्तेमाल होती है। तो इससे इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये अगर आप देखें ये बता रहे हैं हमारे पास जो मल्टी कोर CPUs होते हैं तो उसमें हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच जो है किस तरह से मल्टीपल कोर्स को इस्तेमाल करें। जैसे देखें यहाँ पे मल्टीपल कितने कोर्स हैं, कोर यहाँ पे हमारे पास देखें कोर 0 है, कोर 1 है और इस तरह कोर 2 है, कोर 3 है और कोर 4 तो ये मल्टीपल कोर्स हैं। और इसमें अब क्या हुआ है हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच में कि हर कोर को अलग काम दे दिया गया है। जैसे ये जो कोर 0 है इसका काम है कि जो पैकेट्स आ रहे हैं नेटवर्क कार्ड पे उसको बफर से रीड करना, ठीक है, और उसको रीड करके, ठीक है, और आगे फॉरवर्ड कर देना फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अब यहाँ पे ये जो दूसरा प्रोसेसर है कोर है उसका काम ये है कि फ्लो लुकअप करना, ठीक है। और इस तरह ये कुछ कोर्स फ्लो लुकअप के लिए असाइन हो गए हैं, कुछ कोर्स जो हैं वो पैकेट को रिसीव करके फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दे रहे हैं, ठीक है। उसमें से हेडर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर वो हेडर्स आगे फ्लो लुकअप में मैच हो रहे हैं। फिर आगे जो कोर्स जो हैं जैसे यहाँ पे ये कोर 6 है, जब फ्लो लुकअप होगी उस पर जो एक्शन परफॉर्म करना है वो हेडर पे वो एक्शन राइट कर रहे हैं या उसके अंदर कोई हेडर फ्रीज को चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट कोर्स जो हैं वो उनको डिफरेंट टास्क असाइन हो गए हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच में, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच की एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर स्विच जो है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है कि जी हमारे पास हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच जो है वो मल्टीपल कोर्स को इस्तेमाल करते हैं अच्छे तरीके से, और जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग है वो अलग कोर कर रहे हैं और फ्लो प्रोसेसिंग जो है वो अलग कोर काम कर रहे हैं। एक कोर जो है वो डेटा को रीड कर रहा है, दूसरा कोर जो है वो पैकेट में से जो डेटा हेडर रीड्स हैं उनको मैच कर रहा है फ्लो टेबल में, तीसरा जो कोर जो है वो फ्लो जो मैच हुए हैं उसके जो एक्शन परफॉर्म करना है
और फॉर एग्जांपल उस हेडर में कुछ चीज़ें चेंज करनी है, हेडर फील्ड्स वो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें कि हर थ्रेड जो है वो असाइन किया जा रहा है, मल्टीपल टास्क डिफरेंट थ्रेड्स को असाइन किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये ओपन फ्लो स्विच जो है, हाइब्रिड ओपन फ्लो स्विच, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो ये हमारी आज का लेक्चर जो है ना यहाँ पे ख़त्म होता है।